हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। इनकम टैक्स नोटिस। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमसे कहता है कि भाई टाइम से आईटीआर फाइल करिए, अपना टैक्स का पेमेंट करिए, जो जो रूल्स हैं उनको अच्छे से फॉलो करिए, इनकम टैक्स टाइम से भरिए, उसको छुपाइए मत। ऐसा ना हो कि आपकी इनकम ज़्यादा है, आपने कम करके दिखा दिया। सब कुछ प्रॉपर फाइल करिए। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि भाई ये हमारा देश है, यहाँ पर कुछ भी रूल के हिसाब से नहीं होता है। और कुछ लोग इतने बड़े खिलाड़ी होते हैं कि वो समझते हैं कि वो भाई चकमा दे देंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, और कुछ लोग दे भी देते हैं। लेकिन इससे बचने के लिए इनकम टैक्स के पास होता है एक हथियार, जो होता है इनकम टैक्स नोटिस। इनकम टैक्स नोटिस का नाम सुनते ही लोगों की हवाइयां उड़ जाती हैं। जिसके पास भी इनकम टैक्स का नोटिस आता है, उसके ऊपर एक तरीके से एटम बॉम्ब गिर गया, उसकी ऐसी सिचुएशन हो जाती है। और होनी भी चाहिए, बिकॉज अगर नोटिस आया है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। तो आज हम बात करेंगे कि भाई इनकम टैक्स का नोटिस कब तक आ सकता है। ठीक है, अभी फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है 23-24। हमने आईटीआर अभी हम फाइल करेंगे जुलाई में। तो नोटिस कब तक आ सकता है, मीन्स कब तक हमें डरने की नीड है और कब हमें चैन की सांस लेनी है कि चलो अब तो नोटिस नहीं आएगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कितने तरह के इनकम टैक्स के नोटिस होते हैं, उनकी टाइम लिमिट क्या होती है, कौन सा नोटिस है जिससे हमें ज्यादा डरना है, कौन सा नॉर्मल है। सारी चीजें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही मजेदार और इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं सीए शमशेल आरफीन अपने इस चैनल पर लाता रहता हूं। सीधे चलते हैं हम। पहला जो सेक्शन है वो है हमारा सेक्शन 143(2), स्क्रूटनी असेसमेंट। कई बार आपने सुना होगा केस स्क्रूटनी में लग गया, है ना। हमारा केस जो है स्क्रूटनी में आ गया, मींस नोटिस आया है सेक्शन 143(2) का। और आईटीआर फाइल करने के बाद जो सबसे पहला नोटिस आ सकता है किसी भी एसएससी के पास असेसमेंट का, वो होता है सेक्शन 143(2). इसमें देखिए क्या होता है, आपने इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कर दिया। अब एओ ने आपका जो रिटर्न है उसको वेरीफाई किया, और अगर उसको कुछ फील होता है कि आपने जो है ना इनकम जो है ना वो छुपाई तो नहीं है, आपने ऐसा तो नहीं कि लॉस ज्यादा बढ़ा के दिखा दिया है, टैक्स तो कम पे नहीं किया है, तो ये चीजें इंश्योर करने के लिए एओ स्क्रूटनी असेसमेंट का नोटिस किसी को भी इशू कर सकता है आराम से। तो ये सबसे बेसिक, सबसे पहला नोटिस होता है जो किसी भी एसएससी के पास आता है। ये कब तक भेज सकता है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट समझिएगा, बिकॉज ये चेंज हुई है इसकी टाइम लिमिट। विद इन 3 months फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर इन विच आईटीआर फाइल। जिस फाइनेंशियल ईयर में आप आईटीआर फाइल करेंगे, वो जब एंड होगा वहां से 3 महीना, ये है टाइम लिमिट जब आपके पास नोटिस आ सकती है। अब आप एक बात ध्यान रखिए, आपके पास नोटिस आता है तो आपको डरना नहीं है। पहले आपको ये देखना है कि जो नोटिस जिस सेक्शन में आया है, उस सेक्शन में जो टाइम लिमिट है उसको एओ ने फॉलो किया है या नहीं किया है। बिकॉज अगर नोटिस एक दिन भी डिले हो गई तो वो नोटिस इनवैलिड है, भले ही उस नोटिस के अंदर जो रीजन है वो सही भी है। जब नोटिस ही इनवैलिड हो गया तो बाकी चीजें बाद में देखी जाती हैं। तो 3 months फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर इन विच आईटीआर फाइल। जैसे अभी हम लोग अपना आईटीआर फाइल करेंगे, लेट सपोज लास्ट जो ड्यू डेट है 31 जुलाई, हमने अपना आईटीआर फाइल कर दिया। तो वहां से अब वो कब एंड होगा, फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2025 को। वहां से 3 months मीन्स फाइनेंशियल ईयर 23-24 का नोटिस कब तक आ सकता है, 30 जून 2025, 30 जून 2025। ये है 143(2) स्क्रूटनी असेसमेंट की टाइम लिमिट, जब तक आपके पास नोटिस आ सकता है। अगर 1 जुलाई को नोटिस आया वो इनवैलिड है। समझ गए आप लोग। अच्छा सर आप बार बार कह रहे हो जब आईटीआर फाइल होगा वहां से हम टाइम लिमिट देखेंगे, इसका मतलब तो ये हुआ कि हम नोटिस को स्किप कर सकते हैं। ना आईटीआर फाइल करो ना नोटिस आएगा, नो रिटर्न नो नोटिस। तो एटलीस्ट हम इस नोटिस से तो बच जाएंगे ना। तो देखिए, अगर आप स्मार्ट हैं तो डिपार्टमेंट डबल स्मार्ट है। अगर आपने आईटीआर ही नहीं फाइल किया तो पहले आपके पास एक नोटिस आएगा सेक्शन 143(1) का, उसमें आपसे बोला जाएगा कि भाई रिटर्न फाइल करिए। उस नोटिस में एक टाइम लिमिट होगा,
कि विद इन 30 डेज, विद इन 45 डेज आपको क्या करना है, आईटीआर फाइल करना है। या अगर आईटीआर के अलावा कोई और भी इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट, अकाउंट्स अगर वो भी मांगना होगा तो उसका नोटिस भी सेक्शन 143(1) में आएगा। फिर आप इस नोटिस के अंडर में आईटीआर फाइल करेंगे और फिर 143(2) का नोटिस आ जाएगा। तो ये मत सोचिएगा कि आप आईटीआर ही नहीं फाइल करेंगे तो नोटिस नहीं आएगा। आपको 143(1) का नोटिस आएगा और फिर आपसे कहा जाएगा आईटीआर फाइल करिए। तो ये थी सेक्शन 143(2). अगला जो सेक्शन है ना, वो है खतरनाक, डेंजरस। मैंने भी आपको बताया कि 143(2) का जो होता है वो बहुत ही बेसिक असेसमेंट होता है। मतलब ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि अगर नोटिस आ गया है 143(2) में तो आपके ऊपर पेनाल्टी लगेगी ही लगेगी। हो सकता है ना भी लगे अगर आप प्रूफ करके ले जाओ, ठीक है, क्योंकि वहां पर एओ को अगर लग भी रहा है ना कि टैक्स की चोरी हो सकती है तो वो नोटिस इशू कर देगा, तो वहां कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट सेक्शन 148 में नोटिस आ रहा है, ये होता है इनकम स्केपिंग असेसमेंट। इसमें अगर नोटिस आया है तो जो मैटर है वो है सीरियस, बिकॉज यहां पर एओ के पास रीजन टू बिलीव होना चाहिए, या कोई सॉलिड एविडेंस होना चाहिए, कोई इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कोई अकाउंट्स, कोई डॉक्यूमेंट होगा, तभी वो नोटिस भेजेगा, जब उसके पास प्रूफ होगा कि टैक्स की चोरी हुई है। वरना वो क्या करेगा, 143(2) में नोटिस भेजेगा। 148 तो बाद में, जब 143(2) की टाइम लिमिट निकल गई और एओ के पास रीजन भी है, प्रॉपर उसके पास प्रूफ है, तब वो आपको 148 का नोटिस भेजता है। और इसीलिए ऐसा नहीं कि कोई भी मुंह उठा के नोटिस भेजेगा। असेसिंग ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, या तो असिस्टेंट कमिश्नर नोटिस भेजेगा या डेप्यूटी कमिश्नर नोटिस भेज सकता है सेक्शन 148 में। तो ये एक डेंजरस सेक्शन है। अगर इसमें नोटिस आ गया है तो फिर आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना है। आप किसी प्रोफेशनल के साथ कंसल्ट करिए, प्रॉपर रिप्लाई बनवाइए और फिर उसका रिप्लाई सबमिट करिए। बिकॉज अगर 148 का नोटिस आया है, इट मींस एओ के पास आपके अगेंस्ट कोई इंफॉर्मेशन है। अच्छा, इसकी टाइम लिमिट क्या होती है, तो देखिए 3 years फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। जो आपका असेसमेंट ईयर है ना, जैसे फाइनेंशियल ईयर जो 23-24 अभी एंड हुआ है, इसका असेसमेंट ईयर क्या होगा, 24-25। तो इसकी अगर हम बात करें तो असेसमेंट ईयर 24-25 की सेक्शन 148 की नोटिस कब तक आ सकती है सर, 31 मार्च 2028। तो 3 साल तक 148 की नोटिस कभी भी आ सकती है। ये हो गया सर नॉर्मल केस। और एक और स्पेशल केस होता है, स्पेशल केस की स्पेशल टाइम लिमिट, और वो भी छोटी मोटी नहीं, 10 साल की। 10 साल तक भी नोटिस आ सकता है 148 का अगर स्पेशल केस हुआ। सर स्पेशल केस से क्या मतलब है, 50 लाख से ज्यादा का अगर मैटर है, सब मिला के, चाहे आपने कोई इंफॉर्मेशन छुपाई है, वो 50 लाख से ज्यादा उसका इम्पैक्ट है, इनकम टैक्स की चोरी, टैक्स का अमाउंट कुछ भी 50 लाख या उससे ज्यादा है और ईओ के पास रीजन टू बिलीव है, तो सेक्शन 148 का नोटिस 10 सालों तक आ सकता है। तो जिन लोगों ने टैक्स की चोरी करी है जानबूझकर, उनको एटलीस्ट 10 साल तक डरना पड़ेगा। नोटिस कभी भी आ सकता है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपने कोई गलती नहीं करी है तो आपको नोटिस क्या, अगर आपके ऊपर सीबीआई भी आ जाए तो आपको डरना नहीं है। बिकॉज जब आपने कुछ किया ही नहीं है तो आप आराम से निकल जाओगे। डर उनको लगता है नोटिस से जिन्होंने आईटीआर फाइल करते समय कुछ तो हेरा फेरी करी है। और अगर करी है जानबूझकर और अमाउंट 50 लाख से ज्यादा है, तो फिर आपको 10 साल तक डरना है, नोटिस कभी भी आ सकती है। अच्छा सर, ये तो हो गया। इसके अलावा एक नोटिस होता है, नोटिस ऑफ डिमांड, सेक्शन 156। ये कभी भी आ जाता है। और जैसे आपने देखा होगा, जब हम लोग पोर्टल पे लॉगिन करते हैं तो आउटस्टैंडिंग डिमांड का जो टैब आता है, वहां पर कभी कभी क्या होता है, जैसे आपने टैक्स कम पे किया, पे करना था 10,000, पे किया 5,000, तो 5,000 बैलेंस पे करने के लिए आपके पास जो नोटिस आता है वही होता है सेक्शन 156 का। तो ये नोटिस ऑफ डिमांड होता है। ये आपके पास कोई टैक्स पेबल है, कोई इंटरेस्ट पेबल है, कोई पेनाल्टी लगी है ना, जो पेबल है, चाहे वो कोई ऑर्डर पास हुआ हो तब,
या कुछ असेसमेंट हुआ है आपका तब, कुछ भी अगर पेबल है तो उस पेबल को पे करवाने के लिए डिपार्टमेंट जो नोटिस इशू करता है वो होती है नोटिस ऑफ डिमांड अंडर सेक्शन 156। ठीक हो गया। तो जैसे ये नोटिस आता है वहां से हमें विद इन 30 डेज इसको क्या करना होता है, पे करना होता है। ठीक है सर। अच्छा सर, आप इतना बता रहे हो कि ये नोटिस आ जाएगा, ये हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, अगर हम ना करें, किसी भी नोटिस को रिप्लाई ना करें, तो डिपार्टमेंट हमारा क्या कर लेगा? भाई क्वेश्चन होता है ना, डिपार्टमेंट हमारा क्या कर लेगा? तो देखिए, अगर सारे हथियार फेल हो जाते हैं तब आता है ब्रह्मास्त्र। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है सेक्शन 144 का ब्रह्मास्त्र। ये होता है सर आपका बेस्ट जजमेंट। अब बेस्ट जजमेंट नाम से ही पता चल रहा है ना, जैसे मैं एक ऐसे पर्सन को आपके सामने खड़ा कर दूं जिसको आप नहीं जानते हो और मैं कहूं जरा आप इसके बारे में बताओ ये कैसा है, तो आप कुछ तो जजमेंट अपना पास कर ही सकते हो ना, उसके कपड़े देखकर, उसका पर्सनैलिटी देखकर आप बता सकते हो कि सर हाँ ये स्मार्ट है, ये एजुकेटेड है, नहीं है, अच्छा है, बुरा, कुछ आप एक कुछ मोटा मोटा उसका जजमेंट कर सकते हो, है ना, भले आप उसको जानते हो या ना जानते हो, और ये सबके ऊपर एप्लीकेबल है। सेम चीज बेस्ट जजमेंट में है। डिपार्टमेंट के पास आपका एग्जैक्ट डेटा तो नहीं है, लेकिन कुछ तो इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो बेस्ट जजमेंट कर देगा। कब? जब आप पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं। भाई आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, रिटर्न ना फाइल करने का बार बार नोटिस आ रहा है, सेक्शन 143(1) का नोटिस आया, इग्नोर कर दिया आपने, स्क्रूटनी असेसमेंट का नोटिस आ रहा है, आपने इग्नोर कर दिया, आपका 148 का नोटिस आया, आपने इग्नोर कर दिया। अब डिपार्टमेंट कहेगा हम नोटिस पे नोटिस भेज रहे हैं और ये बंदा क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। अब क्या करना पड़ेगा, इसका ब्रह्मास्त्र निकालो, इसका बेस्ट जजमेंट करो, जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके हिसाब से इसकी इनकम बनाओ और इसके ऊपर पेनाल्टी ठोको, और फिर आपके ऊपर आ जाएगी सेक्शन 156 नोटिस ऑफ डिमांड कि भाई आपका बेस्ट जजमेंट हुआ है सेक्शन 144 में, आपको भैया टैक्स पे करना पड़ेगा। और इसकी टाइम लिमिट क्या होती है, विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। जो रेलेवेंट असेसमेंट ईयर है वहां से 12 मंथ, पहले ये 9 महीने थी, अब इसको बढ़ा के 12 मंथ कर दिया है। अच्छा, अब ऐसा भी नहीं है कि ब्रह्मास्त्र है तो जहां मर्जी वहां चलाओगे, ऐसा नहीं है। अगर सेक्शन 144 में कोई ऑर्डर पास करेगा एओ, तो उसके पास रीजनेबल ग्राउंड्स होने चाहिए, साइंटिफिक फैक्ट होना चाहिए। ये नहीं कि अरे यार इसकी इनकम 1 करोड़, इसकी इनकम 2 करोड़, इसके ऊपर पेनाल्टी लगा दो 50 लाख की, इसके ऊपर लगा दो 80 लाख की। ऐसा ऐसा घर की खेती नहीं है। आपके जो भी एओ ऑर्डर पास करेगा ना, वो रीजनेबल ग्राउंड, साइंटिफिक फैक्ट्स, जो उसके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके हिसाब से वो उसके ऊपर पेनाल्टी लगाएगा, वरना वो ऑर्डर क्या हो जाएगा, इनवैलिड। ठीक हो गया जी। तो ये थे वो नोटिस जो आपके पास आ सकते हैं अगर आपने कंप्लाई नहीं किया इनकम टैक्स के रूल के साथ। उसके अलावा भी कुछ नोटिस होते हैं छोटे मोटे, जैसे डिफेक्टिव आईटीआर। ये हमें पता है कि अगर हमने गलत आईटीआर फाइल कर दिया तो डिफेक्टिव आईटीआर का नोटिस आ जाता है, विद इन 15 डेज हमें रेक्टिफाई करना होता है। उसके अलावा देखिए सेक्शन 131 में ये समन होता है, समन भेजकर किसी को भी बुलवाया जा सकता है, किसी की भी गवाही अगर लेनी होती है तो समन भेजा जाता है, चाहे कोई भी हो, आम आदमी हो, अधिकारी हो, उसके पास अगर समन चला गया तो उसको आना पड़ेगा। ठीक है, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा और उसको समन में आना पड़ेगा। अच्छा सर, उसके अलावा 142(1) अभी हमने देखा है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट्स मांगना होगा, इंफॉर्मेशन मांगनी होगी, आईटीआर फाइल नहीं किया है उसके लिए, है ना, तो ये सारी इंफॉर्मेशन मांगने के लिए सेक्शन 142(1) में नोटिस आता है। उसके अलावा आपका इस साल रिफंड है बट लास्ट ईयर आपकी डिमांड है, तो वो दोनों एडजस्ट होते हैं आपस में, उसका जो नोटिस आता है वो सेक्शन 245 में आता है, 245 में आता है। उसी तरह एक समरी असेसमेंट होता है, इसमें क्या होता है जरा डिटेल में नहीं, हो सकता है सिर्फ आपका एक्सपेंस उठा ले, आपकी इनकम उठा ले, या किसी पर्टिकुलर सोर्स के अंदर आपकी किसी इनकम को उठा के एक समरी असेसमेंट होता है, उसका सेक्शन होता है 143(1). ये होते हैं तरह तरह के टाइप ऑफ असेसमेंट
या टाइप ऑफ नोटिस आप कह सकते हो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें इशू कर सकता है। तो हमने डिस्कस करा कि क्या टाइम लिमिट होती है और किस नोटिस का क्या मतलब होता है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस के लिए सीए मेधा 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।